नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ होंगे और मन लगा करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों का स्वागत भी है मेरे चैनल सांध्य गीत पर, जहाँ हम लोग अपनी पढ़ाई की तैयारी से संबंधित बातें करते हैं। और आज इस समय रात्रि के 10 बज रहे हैं और अब मैं अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रही हूँ। तो चलिए हम लोग आज का ब्लॉग भी इसी पढ़ाई के साथ स्टार्ट करते हैं। आज मैं रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक है हिंदी का गद्य साहित्य का इतिहास, उसको पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। काफ़ी मोटी किताब है पर साहित्य की सभी विधाओं को कवर करती है। मैं आप लोगों को किताब दिखाती हूँ। देखिए, ये है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और जो डॉक्टर रामचंद्र तिवारी द्वारा लिखित है। और ये देखिए, ये पुस्तक है। ये इस तरीके से इतनी मोटी किताब है, पर मुझे लगता है कि इस किताब को अगर हम पूरा 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो हमारा गद्य साहित्य अच्छे से तैयार हो जाएगा और जो ज़रूरी पॉइंट है वो हम नोट भी करते जाएंगे। तो ठीक है मित्रों, आइए अब आज की पढ़ाई शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग कितना लंबा ये सेशन कर लेते हैं। वैसे तो मित्रों, हमें जब भी कोई पुस्तक उठाए तो पढ़ने के लिए उठानी चाहिए तो हमको एकदम उसको फर्स्ट पेज से पढ़ना चाहिए, तभी हम किताब को पूर्ण रूप से समझ पाते हैं। पर समय अभी तो यही लग रहा है कि ज़्यादा समय नहीं है, तो हमें पुस्तक को जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं उन्हें ही पढ़नी है। तो इस पुस्तक का पहला टॉपिक है हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास, और उसमें है जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है साहित्य में गद्य पद्य की स्थिति। तो ये इस पुस्तक का मेन टॉपिक है। तो आइए थोड़ा सा देखते भी हैं कि क्या है। तो ये देखिए, साहित्य मानव चेतना की अभिव्यक्ति है। चेतना अनुभूत की सघनता तथा चिंतन की गहनता के समन्वित आधार पर स्वरूप ग्रहण करती है। अनुभूत का संबंध हृदय की संवेदनशीलता से है और चिंतन वस्तु तत्व के स्थित बोध के लिए उठने वाली शंकाओं, जिज्ञासाओं तथा प्रश्नों के बौद्धिक समाधान का दूसरा नाम है। मानव जीवन के विकास क्रम में हृदय के संवेदनशील तत्वों की क्रियाशीलता पहले देखी जाती है। प्रकृति की भयंकरता देखकर आदि मानव के हृदय में भय का संचार हुआ होगा। प्राकृतिक उपकरणों की छड़ छड़ परिवर्तित रमणीयता ने मानव हृदय में रागात्मक वृत्तियों का उद्भूत किया होगा और प्रकृति की पोषकता के सतत अनुभव के उपरांत ही मानव मन में उसके प्रति पूज्य वृत्ति जागी होगी। जीवन विकास के द्वितीय चरण में मानव ने चिंतन का आधार लिया होगा। उसने व्यक्ति जगत के जटिल रहस्यमय रूपों का बौद्धिक समाधान किया होगा। तर्कों की श्रृंखला ने विचारों को क्रम दिया होगा। नीतियों और सूक्तियों ने इन्हें सीमाओं में बांधा होगा और चिंतन अपनी सूक्ष्मताओं में साकार हुआ होगा। तो देखिए मित्रों, कितने अच्छे शब्दों से इसको बांधा गया है और इन शब्दों के माध्यम से, इन वाक्यों के माध्यम से ये बताने का प्रयास हो रहा है कि किस तरह से कौन सी परिस्थिति बनी होगी जिसकी वजह से गद्य और पद्य इन दोनों साहित्य का जन्म हुआ होगा। तो चलिए इसी तरीके से हम अपनी पढ़ाई जारी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस किताब को पढ़ने की कोशिश करते हैं। कितना पेज मैं पढ़ पाती हूँ ये मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अभी कुछ देर बाद फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सुबह हो गई और कल की रात बीत गई। मैं लगभग 12:30 बजे तक पढ़ पाई। 10 बजे के लगभग मैं बैठी थी, जैसा मैंने आप लोगों से बताया था, और 12:30 बजे तक लगभग मैं पढ़ पाई। उसके बाद बहुत तेज़ नींद आने लगी तो मैं सो गई। सुबह 4:30 बजे के करीब मैं लगभग उठी हूँ, तो 2 घंटे की पढ़ाई मेरी लगभग हो पाई। 6:30 बजे तक मैं पढ़ी। उसके बाद फिर मैंने अपना रोज़मर्रा के काम शुरू कर दिए, क्योंकि बहुत सारे काम घर के भी होते हैं, खाना बनाना और भी सारे काम, पूजा पाठ, नहाना धोना, बहुत सारे काम होते हैं। तो मैंने उन कामों को शुरू किया। अब फिर इस टाइम जो समय हो रहा है 8:15 के लगभग बज रहा है और अभी मैं जब तक अपने कामों को समाप्त करूंगी और समाप्त करके आऊँगी तब तक मुझे लगता है कि 9 साढ़े 9 बज जाएगा। और उसके बाद 10 बजे के लगभग से इस टाइम भी मैं पढ़ने की
पूरी कोशिश करूँगी कि फिर से बैठ जाऊँ और इसी तरीके की एक सकारात्मक और केंद्रित होकर के अपनी कोशिश आप भी जारी रखिए। मित्रों देखिए, हम लोग जो भी महिलाएं हैं और इस चैनल से जुड़ रही हैं, तो महिलाओं के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे वो सामाजिक दायित्व से जुड़ी हों, पारिवारिक दायित्व से जुड़ी हों, किसी भी दायित्व से जुड़ी हों, उनके सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और हम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके नहीं भाग सकते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए हम अपने सपनों को पूरा करें, यही हम महिलाओं की विशेषता है और यही नारी सशक्तिकरण भी है कि जब हम घर भी संभाल लेते हैं, समाज के भी कार्यों को कर लेते हैं और अपने सपनों को भी पूरा कर लेते हैं, तो यही तो एक महिला होने की विशेषता होती है। आप सोचिए कि पुरुष एक साथ इतने लक्ष्यों को नहीं पूरा कर सकता है। वो घर से बाहर से काम करके आते हैं तो बताते हैं कि अरे हम बहुत थक गए हैं, और जो महिलाएं होती हैं वो उनके लिए बिल्कुल चाय पानी नाश्ता सब लेकर के दौड़ती हैं, उनकी सेवा करती हैं, करनी भी चाहिए। वो बाहर से आते हैं थके हुए, तो लेकिन यही काम अगर महिलाएं कर रही होती हैं तो उनके अंदर इतना ज़्यादा स्टेमिना होता है कि वो बाहर से भी अपना वर्क करके आती हैं और घर में आकर के भी अपने सारे कार्यों को पूर्ण रूप से पूरा करती हैं। अपने माँ होने का भी निर्वहन करती हैं, पत्नी होने का भी, बहू होने का भी, सारे कर्तव्यों को अपने वो निर्वहन कर लेती हैं। तो हम महिलाएं बहुत सशक्त हैं और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि मेरी उम्र 45 ईयर्स के लगभग हो चुकी है। तो अगर इस उम्र में मैं इतनी हिम्मत कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करिए और खूब मन लगा करके पढ़िए। हमें भीड़ से अलग दिखना है। बहुत सारे कार्यों के बीच में हमें अपने सपनों को नहीं छोड़ना है। आप ध्यान दीजिए ना कि जब हम कभी सड़क पर निकलते हैं किसी काम के लिए और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, बहुत ज़्यादा भीड़ हो, तो हम अपने कार्यों को अधूरा छोड़ करके घर नहीं आ जाते हैं। हम उसी भीड़ के बीच में धीरे धीरे चलने का प्रयास करते हैं, घुसने का प्रयास करते हैं और अपने मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। जहां हमको जाना होता है, जिस कार्य से हम जा रहे होते हैं, उस कार्य के लिए हम जाते हैं और अपने कार्य को लौट करके आते हैं। हो सकता है थोड़ा सा समय ज़्यादा लगे, पर ऐसा नहीं है कि हम अपने उस कार्य को अधूरा छोड़ करके आते हैं। तो इसी तरह ये जीवन के जो कार्य हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, वो एक भीड़ है और इस भीड़ के बीच में हमको अपनी जगह बनानी है, हमको अपना लक्ष्य पूरा करना है, अपने सपने पूरे करने हैं। और आप लोग अपने सपनों के प्रति ऐसे ही दृढ़ प्रतिज्ञ रहिए और खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।